अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा वीक 2 का डे 1। आज के सेशन में हम एक डीएसए की जर्नी के अंदर एक कदम मजीद आगे बढ़ाएंगे और न्यू डेटा स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। जी मैम नजमा, मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके। तो आज के सेशन में हम एक न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हैश मैप्स एंड हैश सेट, जिसे हम पाइथन में हैश टेबल भी कहते हैं। ठीक है। इसके साथ आज आज के सेशन में हम इसके कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनके यूजेज और इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज। ठीक है। सर हमीदुल्लाह, आपका कैमरा ओपन है प्लीज? ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हैश टेबल क्या होता है बेसिकली? हैश टेबल एक फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हम अपने डाटा को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। अब ये डाटा जो स्टोर करता है ये की और वैल्यू की पेयर में स्टोर करता है बेसिकली। ठीक है। और ये हैश फंक्शन यूज करता है। ठीक है। जो कि एक इंडेक्स को कंप्यूट करता है, जिसके थ्रू हम अपना जो डाटा एक्सेस है इजीली डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। बेसिकली जो हैश टेबल है ना, वो एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है और एक हैश फंक्शन के थ्रू, ठीक है, हैश फंक्शन को यूज करते हुए इंडेक्स जनरेट करता है। अब वो जो स्पेसिफिक इंडेक्स है, ठीक है, जिसे हम वैल्यू भी कह सकते हैं, उसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपने हैश टेबल के थ्रू। आप लोगों ने पाइथन में पढ़ा होगा कि जो हैश टेबल है बेसिकली डिक्शनरी जिसे हम कहते हैं, डिक्शनरीज एंड सेट्स। ठीक है। पाइथन में बेसिकली हम इन्हें डिक्शनरीज और सेट्स कहते हैं। तो पाइथन में बेसिकली हम जो हैश टेबल है उन्हें हम डिक्शनरीज कहते हैं, और हम सेट्स, दो टर्म्स हैं जो कि हैश टेबल के ही आगे दो एस्पेक्ट्स हैं, उनको हम यूज करते हैं। ठीक है। सबसे पहले हैश मैप, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं। ठीक है। तो कोई स्टूडेंट मुझे बता सकता है कि डिक्शनरीज के अंदर क्या कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास? कोई भी स्टूडेंट एक्सप्लेन करना चाहे? जी सरदीन। जी, की वैल्यू पेयर्स, लेकिन की मेन कॉन्सेप्ट है कि की वैल्यू पेयर्स होते क्या हैं, क्या फंक्शन होता है इनका? की वैल्यू का जी सर दीन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है, आपका माइक बफर हो रहा कॉन्सेप्ट होता है कि हम है। सॉरी सर दीन, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं है। कोई और एक्सप्लेन करना चाहे? सर डिक्शनरी बेसिकली यही होता है कि अगर हम की वैल्यूज को ही ले लें तो हमारे पास जो भी कोई वर्ड होता है उसको हम की के तौर पे ले लेते हैं, और उसकी जो पर्टिकुलर डेफिनेशन हमारे पास डिक्शनरी में होती है उसको हम वैल्यू के तौर पे ले सकते हैं। ठीक है, एग्जैक्टली। तो बेसिकली हैश मैप, जिसे हम डिक्शनरी भी कहते हैं, उसके अंदर हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है? की वैल्यू पेयर का। तो की वैल्यू पेयर क्या होता है बेसिकली? हम एक स्पेसिफिकली है, हम स्पेसिफिक की बनाते हैं। ठीक है। और उसके पैरेलल हम कोई भी वैल्यू रख देते हैं। ठीक है। तो वो जो कि हम जो लोग जो हमारे पास जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो बेसिकली हमने की को असाइन कर दी है। हमने जो
की है उसकी हमने एक स्पेसिफिक वैल्यू बना ली, ठीक है। और आपके पास एक एग्जांपल है, लेट्स से मैं एक डिक्शनरी लेता हूँ, ठीक है। अब डिक्शनरी के अंदर हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक डिक्शनरी होती है, उसके अंदर वर्ड्स होते हैं, ठीक है, और उसके मीनिंग्स लिखे होते हैं, ठीक है। अब जो अगर मैंने एक वर्ड है जिसको लुकअप करना है उसका मीनिंग, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास एक वर्ड है कोई भी। अब जो वर्ड है ना मेरे पास, वो बेसिकली एक की है, ठीक है। और उसके पैरेलल जो भी इसका मीनिंग होगा ना, वो मेरे पास वैल्यू है, ठीक है। इसके अलावा सेकंड हमारे पास है हैश सेट्स, बेसिकली जिसे हम पाइथन में सेट्स भी कहते हैं। अब जो सेट है वो क्या करता है, हमारे पास एक फंक्शन परफॉर्म करता है जो कि हमारी अरे के अंदर कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करवाता, ठीक है। तो लेट्स से मैं एक अरे है मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर सॉरी, तो जो सेट होता है बेसिकली क्या करता है, हमारे पास अरे के अंदर यूनिक वैल्यूज को स्टोर करवाता है, कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज को वो स्टोर नहीं करवाता, ठीक है। लेट्स से मेरे पास एक अरे है, ठीक है, मैं एक अरे बनाता हूँ। सर हामिद, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर माइक। मेरे पास जस्ट होल्ड अप। अच्छा, मेरे पास एक अरे है बेसिकली, ठीक है। ये अरे मेरे पास इसके अंदर सॉरी यहाँ पे क्लियर नजर नहीं आएगा, ठीक है। मेरे पास एक अरे है बेसिकली, उसके अंदर मेरे पास कुछ इंटीजर्स हैं, लेट्स से वो डुप्लीकेट भी हैं, ठीक है। मैं यहाँ 4 रख देता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा 4 रख देता हूँ, और मैं यहाँ पे दोबारा से 2 रख देता हूँ, ठीक है। अब मैं अगर इसके ऊपर सेट का फंक्शन लगाता हूँ, ठीक है, इस अरे को मैं सेट के इक्वल कर देता हूँ, तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा इसका, मेरे पास आउटपुट आएगा 1 2 3 एंड 4। अब जो सेट होगा ना हमारा, बेसिकली जो भी हमारे पास जो कैरेक्टर्स हैं जो कि डुप्लीकेट्स हैं, उनको रिमूव कर देगा, और जो यूनिक कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमें रिटर्न कर देते देगा। बेसिकली सेट्स जो हैं वो ये फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अच्छा, मजीद आगे। अच्छा, हम हैश टेबल को चूज क्यों करते हैं, बेसिकली जो हैश टेबल होते हैं ना, वो लार्ज डेटा सेट्स को स्टोर करवाते हैं, ठीक है, और उनकी स्पीड और एफिशिएंसी, उनको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक एफिशिएंट एक्सेस की स्पीड होती है हमारे पास, हम उनको इजीली एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। और वो रिलायबल डेटा मैनेजमेंट हमें बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास एक लाइटिंग फास्ट एक्सेस है, ठीक है। उसके अलावा यूनिक वैल्यूज हैं, ठीक है। जो लाइटिंग फास्ट एक्सेस वाला पॉइंट है, उसके अंदर हमारे पास जो इंसर्शन की डिलीशन की हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो O(1) होती है। इसके अलावा यूनिक वैल्यूज हैं, सेट्स हमें एक एलिजिबल करते हैं कि हम अपने जो अरे के अंदर वैल्यूज हैं उनको यूनिक रख पाए, ठीक है। डुप्लीकेशन से हमें प्रिवेंट करता है, ठीक है। और डाटा क्लियर, हमें एक क्लियर डाटा प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके अलावा रिलेशनशिप मैपिंग, हमारे पास की और वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। अब जो की और वैल्यू पेयर है उसका हमारे पास फायदा क्या है, बेसिकली जो की और वैल्यू पेयर होगा ना, लेट से मैंने आपको एक शुरू शुरू में एक एग्जांपल दी थी। उस एग्जांपल में क्या था कि लेट से मेरे पास दो टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, लेकिन एक एग्जांपल है, ठीक है। मैंने क्या करना है, मेरे पास एक रे है 1 2 3 और 4, मेरे पास ये एक अरे है। अब अगर मुझे इस अरे का इसके अंदर से मैंने एक टारगेट वैल्यू, लेट्स से मेरे पास 3 है। अब मैंने क्या करना है, 3 को मैंने एक्सेस करना है। मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो इसे मैं O(1) कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक्सेस कर सकता हूँ, या मैं ऐसे लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक्सेस कर सकता हूँ। लेकिन कैच क्या है कि जब मैंने इसको O(1) कॉम्प्लेक्सिटी के साथ एक्सेस करना है, तो फिर मुझे इसकी अरे की जो इंडेक्स है ना, उसकी मुझे इसका मुझे इंडेक्स पता होना चाहिए, मेरी वैल्यू का जो इंडेक्स है मेरे पास, वो मुझे पता होना चाहिए। अब ये हमारे पास 0 1 2, मेरे पास जो 3 वैल्यू है वो सेकंड इंडेक्स पे है। तो इसको एक्सेस करने के लिए मैं क्या करूंगा, अपनी अरे जो नाम है उसका, मैं यहाँ पे इसका इंडेक्स लिख लूंगा, तो मेरे पास डायरेक्ट मेरी जो है वैल्यू वो 3 आ जाएगी, ठीक है। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि मैं इस पूरी लूप के ऊपर ट्रेवर्स करूँ, अपना लूप लगाऊं, और फिर बाद में जब तक मुझे मेरी वैल्यू नहीं मिल जाती तब तक मैं इसको लूप करूँ, और जब मुझे मेरी वैल्यू मिल जाएगी तो मैं उसे रिटर्न करवा दूंगा, ठीक है। हैश मैप में हमारे पास क्या फायदा होता है कि हमारे पास की और वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। तो उन की और वैल्यू पेयर को अगर हमें उसको की पता होगी तो हम उसकी वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। तो हम उसको डायरेक्टली एक्सेस करके हम अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को बेहतर कर सकते हैं, जिसमें हमारे पास O(1) कॉम्प्लेक्सिटी ही आएगी।
इसके अलावा जो हैश टेबल होते हैं वो हमारे पास कैशिंग पावर के अंदर एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास हम काउंटिंग इजीली कर सकते हैं, कैशिंग भी इजीली कर सकते हैं, इंडेक्सिंग लार्ज एसेट डेटा सेट्स एफिशिएंटली, ठीक है। इसके अलावा अब हैश सेट्स बेसिकली काम कैसे करते हैं, तो हैश सेट्स बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक बैकएंड पे फंक्शन है, ठीक है। हैश, मैंने एक कॉन्सेप्ट को बताया नहीं कि हैश टेबल बेसिकली क्या होता है, एक बैकएंड पे हमारे पास एक फंक्शन है डायरेक्ट, जो कि हमें पाइथन में बिल्ट इन फंक्शन प्रोवाइड किया जाता है। अब जो बिल्ट इन पाइथन पाइथन में फंक्शन है, ये क्या करता है, मेरे पास अगर मैं आपको एग्जांपल दूं वीएस कोड में, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक लेट से मैं हैश का फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। अगर मुझे सही एक्यूरेट नहीं पता, लेकिन और मैं इसके पैरेलल एक कोई भी वैल्यू लिख देता हूँ, लेट्स से मैं कोई स्ट्रिंग लिख लेता हूँ, ठीक है। अब जब मैं फंक्शन को रन करूंगा तो मुझे क्या करेगा ये ना, एक स्ट्रिंग, एक मैंने उसे की प्रोवाइड की, और मुझे कोई भी रैंडम, ये हैश फंक्शन मुझे रैंडमली एक उसकी वैल्यू जनरेट करके दे देगा। और वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है, रैंडम सेट ऑफ नंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हैश फंक्शन हमारे पास क्या करता है, हमें एक की हम उसे प्रोवाइड करते हैं और हमें रैंडमली उसके कोई भी वैल्यू बना के दे देता है। अब वो क्या होता है कि बैकएंड में हमारे पास वो की वैल्यू एक पेयर बन जाता है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इंडेक्स कैलकुलेशन है, ठीक है, जो हमारे पास हैश फंक्शन है, वो एक मेमोरी एलोकेशन लोकेशन के अंदर हमारे डाटा को स्टोर करता है, ठीक है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कोलियन रेजोल्यूशन का, हमारा जो हैश मैप है वो कोलियन रेजोल्यूशन को कैसे हैंडल करता है बेसिकली, ठीक है। अगर हमारे पास मल्टीपल कीज हैं जिनके इंडेक्स, लेट्स से हमारे पास एक की है जिसकी हमारे पास वैल्यू सेम है, पाइथन जो है उसका जो इंटरप्रेटर है बेसिकली वो कोई कोलियन रेजोल्यूशन टेक्निक हमारे बैकएंड पे यूज करता है, जिससे क्या करता है, वो हमारी जो की है ना उसकी एक स्पेसिफिक वैल्यू है, उनको आपस में लिंक कर देगा। अगर हमारे पास ऐसा केस आता है कि हमारे पास एक की है, ठीक है, लेट्स हमारे पास दो कीज हैं अलग अलग लेकिन उनकी वैल्यू सेम है, तो हमारा जो पाइथन कोलियन रेजोल्यूशन होगा ना, टेक्निक जो होगी वो बैकएंड पे हमारी जो उन दोनों को की और वैल्यू पेयर होगी ना, उनको आपस में चेंज कर देगी। इससे क्या होगा, हमारे पास कोलियन नहीं होगी और हमारे पास ओवरलोड नहीं होगा फंक्शन, ठीक है। इसके बाद डायनामिक रिसाइजिंग, द हैश टेबल रिसाइजेस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली टू मेंटेन एफिशिएंसी एज इट ग्रोस। अब हमारे पास कुछ हैश मैप के अंदर ऑपरेशंस आते हैं, ठीक है। कुछ फंक्शन जो कि हम हैश मैप के अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डिक्ट डॉट गेट। अब जो डिक्ट है हमारे पास ये एक यूजर डिफाइंड अरे का नेम है, ठीक है। जो डॉट गेट फंक्शन है वो क्या करता है, हमें कोई भी की है, ठीक है, एक स्पेसिफिक की उस वो हमें वो रिटर्न कर देगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास डॉट कीज हैं एंड डॉट वैल्यूज हैं। इससे क्या होगा कि मैं अपनी जो डिक्शनरी के अंदर जो मैंने की स्टोर की हुई हैं उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अगर मैं वैल्यू लगाऊं तो मैं उन सारी की सारी वैल्यूज जो मेरी डिक्शनरी के अंदर है उनको मैं एक्सेस कर सकता हूँ। अब जो डॉट आइटम्स वाला फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे पास हमारी जो हैश मैप के अंदर सारे के सारे जो की वैल्यू पेयर्स हैं उनको रिटर्न कर देगा। इसके अलावा हम डॉट अपडेट का फंक्शन यूज कर सकते हैं, हम अपने हैश मैप को अपडेट कर सकते हैं। डॉट पॉप का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इससे हम अपने हैश मैप के अंदर से कोई चीज पॉप करवा सकते हैं। और लेन ऑफ डिक्ट, ठीक है, इससे हम अपनी डिक्शनरी की लेंथ डिटरमाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हैश सेट के ऑपरेशंस होते हैं, बेसिकली सेट्स के। वो कौन कौन से हैं, हम अपने सेट्स का यूज करते हुए, सेट के फंक्शन को यूज करते हुए हम अपने सेट के अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, उसे रिमूव या डिस्कार्ड कर सकते हैं। जो रिमूव और डिस्कार्ड में फर्क क्या है, फंक्शन दोनों का सेम ही है, लेकिन फर्क क्या है कि अगर हम रिमूव करते हैं ना और हमारी अरे के अंदर कोई भी लेट्स से कोई भी डाटा नहीं है तो हमें एक एरे रेज करके दे देगा। लेकिन अगर हम डिस्कार्ड का फंक्शन यूज करते हैं तो हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, वो बेसिकली साइलेंटली फेल हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हम डॉट क्लियर का फंक्शन यूज कर सकते हैं, इससे क्या होगा, हमारी जो सारी की सारी अरे है वो क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा एक मेन फंक्शन है, ठीक है, डॉट यूनियन एंड डॉट इंटरसेक्शन। आप लोगों ने लीनियर अलजेब्रा में अगर एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हो यूनियन और इंटरसेक्शन का, यूनियन क्या करता है, हमारे पास एक अगर दो अरेज हैं तो उनको आपस में कंबाइन कर देगा, ठीक है। और इंटरसेक्शन क्या करता है, हमारे पास अगर दो अरेज हैं तो उनके अंदर जो भी कॉमन वैल्यूज हैं उनको बेसिकली मर्ज करके रिटर्न कर देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनियन एंड इंटरसेक्शन का फंक्शन है। इसके अलावा हमारे पास सेट डॉट डिफरेंस। डिफरेंस फंक्शन क्या करता है कि लेट से हमारे पास दो अरेज हैं, ठीक है।
अब वो उन अरेज के अंदर अगर कोई भी डाटा है जो कि एक अरे के अंदर है दूसरी अरे के अंदर नहीं है, ठीक है, तो वो डिफरेंट है बेसिकली। तो जो डॉट डिफरेंट फंक्शन होगा हमें उन वैल्यूज को जो कि एक अरे के अंदर है दूसरी अरे के अंदर प्रेजेंट नहीं है, तो उन्हें हमें रिटर्न कर दे देगा। ये कुछ हैश मैप और हैश सेट्स के फंक्शन थे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमारे पास एवरेज, इसमें मोस्टली एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास ओ ऑफ वन की ही होती है। अगर हम अपनी हैश मैप के अंदर इंसर्शन करते हैं तो वो भी ओ वन कॉम्प्लेक्सिटी के साथ होगी, डिलीशन करते हैं तो उसमें भी ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी, और सर्चिंग करते हैं तो उसके अंदर भी हमारे पास ओ ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी ही लगेगी। अगर हम इसमें बात करें कि वर्स्ट केस हमारे पास कुछ कुछ होते हैं, तो वो वर्स्ट केस कौन कौन से हैं? अब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास बहुत सारी की और वैल्यू पेयर हैं जो कि आपस में सेम है। हमारे पास मल्टीपल कीज हैं, उनकी वैल्यू सेम है, ठीक है, ये हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज हैं ये, तो उनकी कीज सेम है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, बहुत सारी कोलिजन्स अकर होंगी। लेकिन उन कोलिजन्स को एक्यूरेट करने के लिए हमारे पास पाइथन का बिल्ट इन बैकएंड पे कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक होती है। अब वो काम तो करती है एफिशिएंटली, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारी कोलिजन एक टाइम पे हो जाती हैं तो उसकी परफॉर्मेंस की कॉम्प्लेक्सिटी जो होती है वो थोड़ी डाउन हो जाती है, जो कि ओ ऑफ वन में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास ओ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, फॉर स्टोरिंग ऑल द एलिमेंट्स विद हैशिंग ओवरहेड, ठीक है। और एवरेज केस टिपिकल, वर्स्ट केस इज रेयर विद गुड हैश फंक्शंस। ये हमारे पास कुछ टाइम एंड कॉम्प्लेक्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटीज थी। इसके अलावा हमारे पास जो कुलेन हैंडलिंग का एक टॉपिक था, ठीक है, एक मेन टॉपिक था कि कुलेन रेजोल्यूशन टेक्निक कैसे काम करती है। हमारे पास एक कुलेन, सबसे पहले कुलेन अकस है, हमारे पास एक कुलेन होता है, ठीक है, की वैल्यू पे अगर हमारे पास सेम होगी तो फिर क्या होगा, जो हमारा पाइथन का रेजोल्यूशन, सॉरी पाइथन की जो बैकएंड पे टेक्निक होगी रेजोल्यूशन की वो एक्टिव होगी। वो क्या करेगी, हमारे पास जो की और वैल्यू है ना आपस में जो एक दूसरे के पैरेलल है, उनको चेंज करना शुरू कर देगी, ठीक है। मैं अगर आपको दोबारा से एग्जांपल दूं, मेरे पास एक लेट्स से मेरे पास की है जिसको मैंने नाम दिया है नेम का, ठीक है, एक स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसके अंदर मैं स्टोर करवा देता हूँ अली, ठीक है, ये भी मेरे पास एक स्ट्रिंग है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एफ नेम, बेसिकली फादर नेम, ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल ही है। ये मेरे पास एक की है जो कि ऊपर वाली की से डिफरेंस है, और इसके अंदर भी मैं अली ही स्टोर करवा देता हूँ। अब देखें यहाँ पे नेम और जो हमारे पास फादर नेम है, बेसिकली ये कीज जो है ये आपस में डिफरेंट है, लेकिन इनके अंदर जो वैल्यू है ना, ये मेरे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, ये सेम है। तो जो पाइथन की रेजोल्यूशन टेक्निक होगी वो क्या करेगी, इन दोनों को आपस में बैकएंड पे चेन कर देगी, आपस में इनको लिंक कर देगी, ठीक है। इससे क्या होगा कि बैकएंड पे एक चीज हमारे कंपाइलर को डिटरमाइंड होगी कि मेरे पास जो की है उसकी वैल्यू बेसिकली यही है, ठीक है, इनको आपस में लिंक करना शुरू कर देगी। तो इस तरह हमारी बैकएंड पे पाइथन रेजोल्यूशन टेक्निक काम करती है। और इसके अलावा हमारे पास डाटा प्रिजर्व, ठीक है, और जो सारी वैल्यूज होती हैं जो कीज उनकी वैल्यूज सेफली स्टोर हो जाती है। और एफिशिएंसी मेंटेन, जो हमारे पास उनकी एफिशिएंसी है उनको एक्सेस करने की, ठीक है, उनको डिलीट करने की, उनको सर्च करने की, उसकी एफिशिएंसी हमारे पास मेंटेन रहती है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर मैं आपको हैश मैप की एग्जांपल दूं ना, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक मैंने हैश मैप बनाया बेसिकली, ठीक है, उसके अंदर मैंने एक की स्टोर की, सॉरी, एक की बनाई, उसके पैरेलल मैंने उसकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। और फिर मैंने एज बनाई, उसके पैरेलल मैंने उसकी एक वैल्यू लिख दी। और मैं फिर एक दोबारा से एक की बनाई, उसके पैरेलल मैंने उसकी वैल्यू लिख दी। अब यहाँ पे मेरे पास नेम अली है, एज 21 है और सिटी लाहौर है, ठीक है। अब जब मैं प्रिंट करूंगा ना, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट, अब जो ये यहाँ पे अरे का नाम शायद गलत लिखा हो, इस अरे का नाम है स्टूडेंट, ठीक है। अब जो मैंने अपनी अरे जो मैंने बनाई है हैश मैप, उसके अंदर से मैंने कोई भी की है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है, लेट से मैंने नेम को एक्सेस करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, प्रिंट अपने हैश मैप का नाम जो मैंने बनाया है, और अंदर मैं उसकी की को लिख दूंगा। और जब मैं ये की को लिखूंगा तो मेरे पास मेरा आउटपुट के अंदर यहाँ पे मेरा अली लिखा आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये इस तरह मेरा जो हैश मैप है वो काम करेगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं हैश सेट की एग्जांपल दूं, तो हैश सेट के अंदर क्या है कि मेरे पास कुछ अरे है जिसके अंदर मेरे पास डिफरेंट टीचर्स हैं लेकिन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो जब मैं उसके साथ सेट का फंक्शन लगाऊंगा, सेट ऑपरेशन, तो वो क्या करेगा, उनको आपस में यूनिक, बेसिकली जो नॉन रिपीटिंग कैरेक्टर्स होंगे उनको रिमूव कर देगा और एक हमें यूनिक अरे बना के दे देगा। और इसके अलावा हमारे पास
कुछ टेकअवेज हैं, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने बेसिकली एक्सप्लेन किया है कि जो हमारी हैश मैप है और हैश सेट है उसकी फाउंडेशन जो है बेसिकली वो हैश टेबल के ऊपर बनी है। हैश टेबल जो है ना, ये आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है कि हैश टेबल है, हैश मैप, हैश सेट, ये है क्या बेसिकली। हैश जो टेबल है ना बेसिकली, वो हमारे पास एक कोर कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उसके अंदर दो चीजें आती हैं, हैश मैप और हैश सेट, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास पाइथन डुओ, डायनेमिक डुओ है, हमारे पास हैश मैप है और हैश सेट है, जो कि एक डायनेमिक डुओ है, जो कि हमारे पास वैल्यूज को एक्सेस करना, की वैल्यू पेयर बनाना, वो हम हमारे पास एक एफिशिएंसी हमें प्रोवाइड करते हैं। उनकी परफॉर्मेंस, हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होती है। इसके अलावा जो रियल वर्ल्ड पावर है, हम उससे कैशिंग, काउंटिंग, इंडेक्स टास्किंग, ठीक है, वो हमारे पास एफिशिएंट हो जाती है। तो ये हमारे पास आज के लिए हैश मैप का बेसिकली हैश टेबल का कॉन्सेप्ट था। अगर इस स्लाइड्स के रिलेटेड किसी का भी क्वेश्चन है तो देन फील फ्री टू आस्क। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ना एक्चुअली इन दोनों का डिफरेंस समझ नहीं आया, हैश मैप में और हैश टेबल में। ये हम्म, क्लियर कर। मैं कर देता हूँ। अच्छा, असल में जो मैंने आपको पहले बताया था कि जो हैश टेबल है ना बेसिकली, वो एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। हम उसके एज ए कॉन्सेप्ट करते हैं। बेसिकली पता है क्या है, जो हैश टेबल है ना वो एक फंक्शन है, ठीक है। अब जो फंक्शन है ना, हम अपने डीएसए के अंदर बिल्कुल यूज नहीं करते। जो मैंने आपको पाइथन के वीएस कोड के अंदर बताया था ना, एक हैश का फंक्शन होता है। ये हैश का फंक्शन क्या होता है, हम इस हैश के फंक्शन के अंदर कोई भी की को प्रोवाइड करते हैं, हम उसे एक की प्रोवाइड करते हैं और हमें रैंडमली उसके पैरेलल कोई वैल्यू जनरेट करके दे देता है, ठीक है। ये होता है हैश टेबल, बेसिकली एक हैश फंक्शन है, ठीक है। तो जो हैश फंक्शन है ना, हम उसको एक बस एक कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, हम इसको डीएसए के अंदर यूज नहीं करते क्योंकि हमें एक डायरेक्ट आंसर देता है। हमने अपने जो डीएसए के अंदर हैश टेबल के जो कोर कंसेप्ट है उसको समझने के लिए हम हैश मैप और हैश सेट यूज करते हैं। हम उसको मैन्युअली करते हैं। हमने अगर अपना एक डिक्शनरी बनानी है तो हम उसे मैनुअल वे में बनाते हैं। अगर हमने हैश सेट बनाना है तो हम उसे मैनुअल वे में बनाते हैं। इसकी वजह क्या है कि हम एक उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग, उसकी लर्निंग है, हमारे पास जो हैश फंक्शन है ना, उसको बैकएंड पे समझने के लिए हम उसको मैन्युअली बनाते हैं अपने हैश मैप को, ठीक है। तो जो हैश टेबल है ना बेसिकली, आप उसे ये समझ लें कि एक कॉन्सेप्ट है कोर, ठीक है। इसके नीचे दो चीजें आती हैं, उसकी हैश मैप और हैश सेट, ठीक है। तो बेसिकली हैश मैप के अंदर यही होता है कि हम एक की वैल्यू पे स्टोर करते हैं, ठीक है। अब मैं अगर आपको बताऊं ना दोबारा से, कि मैंने एक लेट से हैश के नाम से अ, ठीक है, हैश के नाम से, बेसिकली हैश फंक्शन नहीं है, मैंने डबल एच लिखा है। मैं यहाँ पे एक डिक्शनरी बनाता हूँ अपनी, ठीक है। अगर मैं उसकी डिक्शनरी बना के अंदर मैं एक उसे की देता हूँ, ठीक है, और उसके पैरेलल में उसे कोई वैल्यू दे देता हूँ, ठीक है। तो अब आप देखें कि आपके सामने एक मैनुअल फॉर्म में एक डिक्शनरी बन गई। जबकि एक जो हैश फंक्शन मैंने यूज किया ना यहाँ पे, इससे आपके लिए ऑटोमेटिकली एक आपको डिक्शनरी बना के दे देगा, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस ये थोड़ा मैनुअल है, ठीक है, और ये जो पार्ट है थोड़ा डायरेक्ट, ठीक है। अब हम सर, यही यूज करते हैं। यस सर, यस मैम। मेरा एक क्वेश्चन है। जब हम ये हैश फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसमें तो हमने सिर्फ की पास की, लेट्स सपोज, तो इसकी वैल्यू खुद ब खुद कैसे जनरेट होती है? दोबारा बताइएगा क्वेश्चन। मैं ये कह रही हूँ कि जब हमने हैश का फंक्शन यूज किया तो इसकी वैल्यू कैसे जनरेट होती है? ये देखिए, हैश जो फंक्शन यूज किया है ना हमने, हमने बेसिकली यहाँ पे की दे दी उसे, ठीक है। अब जो हैश फंक्शन का काम क्या है कि हमें रैंडमली बैकएंड पे कोई भी, अब लेट से अगर आप एक मैम एक कोई डाटा है, मैं लेट से कुछ भी यहाँ पे लिखता हूँ, मैं यहाँ पे नेम लिख लेता हूँ। अब मैंने जब यहाँ पे नेम लिखा ना, उसके इज इक्वल टू मैंने कर लिया, मैंने एक अरे बना ली, ठीक है, एक एम्प्टी अरे है, ठीक है। इसके अंदर मैं कुछ भी लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अली, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, जो अली लिखा है ना मैंने यहाँ पे, इसकी एक मेमोरी एड्रेस बन जाएगा, ठीक है। अब बैकएंड पे क्या हुआ है कि हमारे जो पाइथन के कंपाइलर है वहाँ उधर उसने एक रैंडम मेमोरी एड्रेस बना दिया, ठीक है। अब हमें, अगर हमारे पास वो मेमोरी एड्रेस आता है तो हमें पता होगा कि हमारा जो अली है वो इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर है, ठीक है। इसी तरह क्या करता है कि जो हैश ना, ये भी एक बैकएंड पे क्या करता है, हमें रैंडमली कोई भी हमारे पास अगर हम उसे की प्रोवाइड करें ना, हम सिर्फ उसे की प्रोवाइड करते हैं और हमें कोई भी रैंडमली वो हमें, इट कुड बी एनीथिंग, वो हमारे पास एक इस फॉर्म में होता है बेसिकली ना, मोस्टली हमारे पास कुछ नंबर्स होते हैं, ठीक है। हमें वो बेसिकली ये वैल्यू बना के दे देता है और हम इसी वैल्यू को एक्सेस करते हैं, ठीक है। इस अगर हमने जो हमें उससे रैंडमली बना के दी है, ठीक है, ये अगर हम उसको की को करते हैं कि हमें डॉट जो की है उसके पैरेलल जो हमें वैल्यू है हमें वो दे दो, तो आपको बेसिकली वो ये दे देगा, ठीक है।
कुछ भी रैंडमली आपको बना के दे देता है। तो बेसिकली हैश फंक्शन यही करता है कि आप उसे एक की देते हैं और आपको बैकएंड पे रैंडमली कोई भी आपको एक उसकी वैल्यू बना के दे देता है। ठीक है। और जो ये हमारे पास एक यहाँ है, पे जो आप वैल्यू कह रहे हैं वो असली में उसका मेमोरी लोकेशन होगी। नहीं नहीं, उसकी मेमोरी लोकेशन नहीं होगी। हमें ये जो आपको नजर आ रहा है ना, ये इसकी मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये उसने रैंडमली कोई भी इसके वैल्यू बना के दे दी है बेसिकली। ओके ठीक है सर। सर, तो तो मेरा सवाल है इसके डिक्शनरी और फिर हैश टेबल में क्या डिफरेंस है? लेट सपोज आपने जैसा हमारे पास कॉन्सेप्ट है, डिक्शनरी में भी की वैल्यू पेयर होते हैं और हम्म, इसमें भी वो बता रहे हैं की वैल्यू पेयर, तो मेन डिफरेंस क्या एग्जैक्टली मेन डिफरेंस पता है क्या है? हमारे पास दोनों में हमारे पास होते की वैल्यू पेयर ही है, लेकिन जो हैश टेबल है ना वो एक फंक्शन यूज करता है। हम हैश टेबल को बेसिकली फंक्शन कहते हैं, और जो हैश मैप है ना वो एक मैनुअल वे ऑफ स्टोरिंग आवर की वैल्यू पेयर। मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊं, तो ये जो मैंने फंक्शन यूज किया ना हैश का, इसे हम मेनली हम इसे हैश टेबल कहते हैं। ठीक है। और जो मेरे पास एक मैनुअल वे है स्टोरिंग की वैल्यू पेयर, ठीक है, उसको हम बेसिकली हैश मैप कहते हैं। दोनों में डिफरेंस यही है कि हम हैश टेबल के अंदर हैश फंक्शन यूज करते हैं और हैश मैप के अंदर हम अपना मैनुअली अपनी की वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। लेकिन हम हैश मैं टेबल यहाँ पे क्यों नहीं यूज करते? आप बस एक हैश टेबल का ना कोर कॉन्सेप्ट समझ लें कि हम इसे बेसिकली डिक्शनरी कहते हैं। दोनों में फर्क कोई नहीं, फर्क यही है कि एक तरफ फंक्शन है और एक तरफ मैनुअल वे ऑफ स्टोरिंग आउट डाटा है। ठीक है, बस फर्क दोनों में यही है। और हम जो अपने डीएसए की जर्नी के अंदर है, हम फंक्शन को ये नहीं यूज करते हैश टेबल को, हम बेसिकली मैनुअली अपने की और वैल्यू पेयर को स्टोर करते हैं। तो ये हमारे पास एक कॉन्सेप्ट था हैश टेबल का। ठीक है। आप लोगों ने इस चीज से कंफ्यूज नहीं हुई ना कि हैश टेबल बेसिकली कोई टेबल है या कुछ और है? इट्स जस्ट अ डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है। जो कि हमें जो हैश फंक्शन है ना, बेसिकली हमने हमारा मकसद क्या है कि जो हैश फंक्शन यूज करते हैं ना हैश टेबल, उसका बैकएंड समझना है कि उसके बैकएंड पे क्या हो रहा है, उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करना। ठीक है। तो उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करने के लिए हम डिक्शनरी को यूज करते हैं। ठीक है। आप लोगों ने पाइथन डिक्शनरी पढ़ी होगी कि डिक्शनरी की वैल्यू पेयर को स्टोर करती है। और उसी का एक और पार्ट है सेट्स, जिसे हम थोड़ा यूज करते हैं, लेकिन इसका यूजेज भी काफी ज्यादा है हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके अलावा किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, हम अपने लीड कोड की तरफ कंटिन्यू करते हैं। होप सो उससे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आ जाएगी कि जो हैश मैप है उसका कॉन्सेप्ट किस तरह यूज़ हो रहा है और हैश टेबल का कॉन्सेप्ट किस तरह यूज़ हो रहा है। ठीक है। अच्छा, हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि बेसिकली हैश टेबल का है। हैश मैप कह लें, हैश टेबल कह लें, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन है 242, वैलिड एनाग्राम, ठीक है इसका नाम है। और अगर हम इसकी स्टेटमेंट पढ़े हैं तो हमारे पास गिवन टू स्ट्रिंग्स एस एंड टी, हमारे पास दो स्ट्रिंग गिवन है, एक एस के नाम से और एक टी के नाम से। ठीक है। रिटर्न ट्रू इफ टी इज एन एनाग्राम ऑफ एस एंड फॉल्स अदरवाइज। हमें ट्रू रिटर्न करना है अगर हमारा जो टी है वो एस का एनाग्राम है। अब हमारे पास एक मेन सवाल है कि एनाग्राम क्या होता है बेसिकली। अगर मैं आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूं, तो हमारे पास ये दो अरेज हैं, एक में हमारे पास एनाग्राम लिखा है और एक में हमारे पास नेगराम लिखा हुआ है। ठीक है। एक रैंडम वर्ड लिखा हुआ है बेसिकली। तो अब अगर मैं क्या करूं, मेरे पास एक वर्ड है मैडम। ठीक है। अब इस मैडम के अंदर अगर आप कैलकुलेट करें, यहाँ पे दो एम आ रहे हैं, दो ए आ रहे हैं और एक डी आ रहा है। अगर मैं इसी तरह क्या करूं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से ए, मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ और मैं यहाँ दोबारा ए लिख देता हूँ, फिर यहाँ पे डी लिख देता हूँ, फिर मैं यहाँ पे एम लिख देता हूँ। अब जो फर्क क्या हुआ, मैंने इसी वर्ड को ना रीअरेंज कर दिया रैंडमली, लेकिन जो मेन कोर कॉन्सेप्ट क्या है कि मेरे पास इनके अंदर जो नंबर्स हैं, सॉरी जो मेरे पास स्ट्रिंग्स हैं, उनके जो नंबर है वो सेम है। मेरे पास ए भी यहाँ दो दफा आ रहा है, मेरे पास एम भी यहाँ दो दफा आ रहा है और मेरे पास डी यहाँ पे एक दफा आ रहा है। जो कोर कॉन्सेप्ट है ना एनाग्राम का, हम अपने वर्ड को रैंडमली अरेंज करें लेकिन वो वही वर्ड बने बेसिकली। वो क्या हो कि उसके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ वैल्यूज हैं वो सेम रहे, भले ही आप उसको किसी भी अदर फॉर्म में अरेंज कर दो, तो बेसिकली एनाग्राम होगा। ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊं यहाँ पे, अ, यहाँ पे हमारे पास एनाग्राम है। ठीक है। यहाँ पे हमारे पास दो ए है और हमारे पास एक एन है। ठीक है। और अगर मैं आगे आऊँ तो एक ही जी है और हमारे पास एक आर है, तो हमारे पास तीसरा यहाँ पे एक और ए आ गया और हमारे पास लास्ट पे एक एम है। ठीक है। मतलब इसका ये हमारे पास तीन ए है। ठीक है। ये मैंने एक की बनाई और मैंने इसके अंदर उसका जो नंबर कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है मैंने वो स्टोर करवा ली। मेरे पास नेक्स्ट पे एन है। ठीक है। उस वो भी एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है। फिर मेरे पास जी है। ठीक है। वो भी एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है। फिर मेरे पास आर है।
वो भी एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है, ठीक है, और मेरे पास लास्ट पे m है, वो भी एक दफ़ा ही रिपीट हो रहा है। अब मैं क्या करूँ, मुझे पता चल गया कि मेरे जो एनाग्राम के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक नया वर्ड बना लेता हूँ, ठीक है। जैसे मैं क्या करूँगा, लेट्स मैं यहाँ पे बना लेता हूँ जी, और मैं कहता हूँ कि मेरे पास जो जी है ना, मैंने एक दफ़ा यहाँ पे जी लिख दिया और मेरा जी यहाँ से ख़त्म हो गया, बेसिकली वो ज़ीरो हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कोई भी रैंडम वर्ड उठा लेता हूँ, लेट्स मैं ए उठा लेता हूँ, मैं यहाँ पे ए लिखूंगा। अब मैंने अपने एक ए को यूज़ कर लिया, मेरे पास दो ए रह गए, फिर मैं लिख लेता हूँ एन, लिख लेता हूँ यहाँ पे, मेरे पास एक ही एन था वो भी यूज़ हो गया, मेरे पास जो है वो ज़ीरो रह गया एन। अब मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे एम, मेरे पास रैंडमली लेता हूँ, अब मैं एम को लिख लेता हूँ, ठीक है, और मेरे पास एम जो था पहले वन था, अब वो ज़ीरो रह गया, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास एक, मैं दोबारा से ए लिख लेता हूँ, ठीक है, मेरे पास अब ए जो ए था वो वन रह गया, ठीक है, और मेरे पास अब आर है, ठीक है, आर मेरे पास एक ही था, अब मैं इसको अगर यूज़ किया यहाँ पे लिखा, ठीक है, तो ज़ीरो रह गया। अब मेरे पास लास्ट में सारे के सारे कैंसिल आउट हो गए, सिर्फ 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 और सिर्फ मेरे पास एक ही ए रह गया, तो मैं यहाँ पे दोबारा से ए लिख लेता हूँ। अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास एनाग्राम था उसको मैंने रैंडमली किसी भी ऑर्डर में अरेंज कर दिया, लेकिन फ़र्क क्या है कि मेरे पास जो भी इसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं वो सेम है, ठीक है। मेरे पास अगर तीन ए थे, ठीक है, तो मैंने तीनों ए को यूटिलाइज किया, ठीक है। मेरे पास एक आर था, मैंने एक ए को यूटिलाइज किया, मेरे पास एक एम था, मैंने उसे यूटिलाइज किया, मेरे पास एक ही जी था, मैंने उसे भी यूटिलाइज किया, और मेरे पास एक ही एन था तो मैंने उसे भी यूटिलाइज किया। बेसिकली ये एक एनाग्राम होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाऊं, इसकी डेफिनेशन, एन एनाग्राम इज अ वर्ड और फ्रेज formed by rearranging the letters of a different phrase using all the original letters exactly once। ठीक है, जो हमारे पास लेटर्स हैं, ठीक है, उनको हम जितनी दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, जितनी दफ़ा उनकी occurrence है, उतना ही हम उनको यूज़ करें और हम अपने वर्ड को किसी भी फॉर्म में अरेंज कर लें, तो हमारे पास एक एनाग्राम हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल टू की बात करूँ, तो एग्जाम्पल टू के अंदर मेरे पास एक अरे है जिसके अंदर मेरे पास लिखा है रेड, और एक अरे है मेरे पास टी जिसके अंदर लिखा है कार, ठीक है। अब मैं सबसे पहले देखता हूँ कि मेरे पास इस अरे के अंदर जो हमारे पास पहला वर्ड है वो है आर। अब मैं देखता हूँ मेरा जो आर है वो टी के अंदर है कि नहीं, तो वो टी के अंदर मुझे, मैं यहाँ देखूँ सी नहीं, मैं ए को देखता हूँ वो भी नहीं, फिर मैं देखता हूँ यहाँ पे थर्ड पे, तो मुझे आर मिल गया, ठीक है। इसके बाद मैं क्या देखता हूँ, मेरे पास सेकंड वर्ड है ए। अब मैं ए को ये वाली अरे के अंदर टी के अंदर देखूंगा, तो मुझे यहाँ पे ए भी मिल गई। अब मैं देखता हूँ टी, तो अब मैं देखूंगा कि मेरे पास टी जो है वो इस अरे के अंदर है कि नहीं, तो वो टी तो इस अरे के अंदर है ही नहीं, तो मतलब ये आपस में एनाग्राम नहीं है, ठीक है। अगर मैं रेड को रेंडमली अरेंज करता हूँ, मैं इसे ए टी आर लिख लेता हूँ, ठीक है, और मैं अगर इसके इक्वल करता हूँ तो वो आपस में इक्वल नहीं हो रहे, तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट जो है वो फॉल्स मिल जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे पास एनाग्राम होते हैं। आप लोगों को बेसिक एनाग्राम की अंडरस्टैंडिंग होगी कि एनाग्राम बेसिकली होता क्या है। सर यानी कि दूसरे वाले वेरिएबल के अंदर, लेट्स सपोज हमारे पास कोई दूसरा वेरिएबल है, तो उसके अंदर वो फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है उसकी जो भी वैल्यूज हैं वो रीअरेंज होके अ, उसके अंदर स्टोर होनी चाहिए, ऐसे ही। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर हम एक ही हमारे पास वर्ड है, अगर हम उसको रैंडमली अरेंज करते हैं, ठीक है, तो आपके पास जो नंबर ऑफ अकरेंस होगी हमारे वर्ड्स की वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। जो मैडम है उसके अंदर दो एम आते हैं, दो ए आते हैं, डी आता है, एक डी आता है। हम उसको किसी भी फॉर्म में अरेंज कर दें, हम उसको उल्टा फुल्टा करके किसी भी तरह लिख दें, लेकिन हमारे पास जो अक्रेंस है हमारे पास एम की, वो भी सेम रहेंगी। ए की अक्रेंस है वो भी सेम रहेगी, और डी है उसकी भी सेम रहेंगी, तो बेसिकली उसे हम एनाग्राम कहेंगे। उसके बाद हम कंस्ट्रेंट्स को देखते हैं, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स में हमारे पास जो हमारी लेंथ है वो मिनिमम हमारी एस की और टी की वन हो सकती है, और मैक्सिमम वो 5 × 10⁴ हो सकती है, ठीक है। और हमारे पास उन्होंने एक लिमिटेशन बताई हुई है कि जो एस है और टी हमें हमें दो अरेज प्रोवाइड की गई हैं, वो सारे के सारे उसके अंदर जो भी स्ट्रिंग है वो लोअर केस में होगी, ठीक है। और उन्होंने फॉलो बट इफ द इनपुट कंटेन्स यूनिकोड कैरेक्टर्स हाउ वुड यू अडेप्ट योर सोल्यूशन टू सच केस। इसको मैं मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। हमारे पास टॉपिक्स हैं, यहाँ पे हमारे पास हैश टेबल है, स्ट्रिंग है और सॉर्टिंग है, ठीक है। अब एक मेन जो है चीज़ कि आप लोगों को वैलिड एनाग्राम का अगर कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो आप अगर मुझे जितना मैंने आपको भी बताया है जिन जिन तरीकों से, तो इसके थ्रू आपको कुछ समझ आ रही है कि हमें इस कोड के अंदर क्या करना है, इस प्रॉब्लम के अंदर हमें क्या करना है, किस तरह अपने कोड को सॉल्व करना है। अगर किसी के दिमाग में कोई भी इसके रिलेटेड अप्रोच आ रही है, देन फील फ्री टू शेयर। कोई भी अगर किसी को वैलिड एनाग्राम के रिलेटेड अप्रोच आ रही हो। हेलो। सर यस यस राजमी।
मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। सर इसमें एक ऑप्शन तो ये है कि हम लोग एक को लूप कर रहे हैं और उसके हर करेक्टर को देख लें कि वो दूसरे में है कि नहीं है। हम्म। तो इस तरह भी हमें पता चल जाएगा अगर वो कहीं पे कोई करेक्टर ऐसा होता है जो दूसरे के अंदर अब नहीं है। हम्म। एक वर्ड का कोई करेक्टर अगर दूसरे वर्ड में नहीं है तो हम लोग उसको फॉल्स रिटर्न कर दें वहीं पे। वरना फिर अगर सारे वर्ड लूप कर ले और सारे वर्ड मौजूद हैं तो वो फिर ट्रू आ जाए। जी, ये अप्रोच भी ठीक है, लेकिन सर इसका आप कोड लिखवा सकते हैं मुझे? सर हम इसको शॉर्ट भी सर तो कर बट इसमें सकते एक हैं। इशू आएगा कि अगर एक वर्ड में कुछ एक्स्ट्रा लेटर होंगे जिसको आप लूप कर रहे हैं तो फिर वो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। बिल्कुल एग्जैक्टली। इसके अलावा सर ये किसी की? मेरे पास मेरे ध्यान में आ रही है। यस मैम। सर ये क्या हम पहले दोनों मतलब एस और डी दोनों के हम अल्फाबेट्स काउंट कर लें, एक डिक्शनरी में store कर लें, और उन दोनों डिक्शनरीज को आपस में कंपेयर करके आखिर में रिटर्न कर दें ट्रू या फॉल्स। जी एग्जैक्टली आज के जो सेशन में हम यही अप्रोच यूज करेंगे। ठीक है। हम क्या करते हैं, हमारे पास एक एल्गोरिदम है बेसिकली। एक एल्गोरिदम जिसको आप पहली दफा देखेंगे शायद, उसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। ठीक है। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग क्या होता है, हम अपनी जो अरे है उसके ऊपर हम एक लूप चलाते हैं। ठीक है। और उसके अंदर जो भी नंबर्स हैं, स्ट्रिंग हैं, उनको हम उनकी कि कितनी दफा वो अकर हो रहे हैं उनको हम देखते हैं। ठीक है। लेट्स से मैं अगर इसके ऊपर लूप चलाता हूँ, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल बताया था, मेरे पास सबसे पहले मेरा लूप चलेगा, मैं लेट्स से मैं आई को चलाता हूँ। तो आई सर में सबसे पहले एल्गोरिथम का नाम दोबारा सर यस। बताएं। एल्गोरिथम का नाम बताएं। सर दोबारा बताइएगा सर बस। एल्गोरिथम सर कौन सा एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। यस, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग। इसमें थैंक हम यू क्या सर। करते हैं, अपनी स्ट्रिंग के अंदर जो भी नंबर्स हैं, जो भी स्ट्रिंग है उसकी हम फ्रीक्वेंसी काउंट करते हैं। जो भी करेक्टर है कि वो कितनी दफा रिपीट हो रहे हैं उनको हम काउंट करते हैं, कितनी दफा वो अकर हो रहे हैं। ठीक है। अब लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। मैंने एक आई के नाम से लूप चलाया फॉर आई इन एस। ठीक है। मैं क्या करता हूँ कि मैं उसको अपने एस के ऊपर ट्रैवर्स कराता हूँ। सबसे पहले मेरा आई देखेगा कि मेरे पास ए है। ठीक है। तो क्या करेगा, अपने हैश मैप के अंदर ए को स्टोर कर लेगा। ठीक है। और उसके पैरेलल उसकी वैल्यू स्टोर कर देगा। ठीक है। अब वो पहले एक दफा उसने देखा रिपीट हुआ है, एक दफा अकर हुआ है सॉरी, तो उसके पैरेलल उसकी वैल्यू में वो वन लिख देगा। अब वो मेरा आई जो है वो बेसिकली, सॉरी, मेरा जो आई है बेसिकली वो मेरा एन पे आएगा। ठीक है। और अब वो एन को देखेगा, अब वो देखेगा कि एन है। ठीक है। अब उसने देखा कि एन हमारी जो एस है रे उसके अंदर अगर हो रहा है, तो वो क्या करेगा, एन को लिखेगा एक एज अ की। और उसके पैरेलल के वो कितनी दफा अगर हुआ, अभी तो उसने देखा कि हमारा लूप सेकंड सॉरी फर्स्ट इंडेक्स पे है, तो उसके जो अकरेंस है उसको काउंट कर लेगा एज अ वन। फिर वो दोबारा से आएगा हमारे जंप करके यहाँ पे। ठीक है। अब वो ए को देखेगा। ठीक है। अब देखा उसने कि ए पहले ही हमारे हैश मैप में प्रेजेंट है, तो वो पहले कितनी दफा प्रेजेंट था, एक दफा। अब वो क्या करेगा, उसकी अकरेंस को दोबारा काउंट कर देगा। अब वो पहले हमारे पास वन था। ठीक है। तो अब हमारे पास वो उसकी वैल्यू बढ़कर टू होगी बेसिकली। ठीक है। अब वो हमारा आई है दोबारा लूप करेगा, वो बेसिकली जी पे आएगा। ठीक है। अब वो देखेगा जी हमारे अरे के अंदर है, तो जी को यहाँ पे एज अ की देख लेगा, और उसके अंदर उसकी जो वैल्यू है जो कि अभी वन है, उसकी एक दफा ही अगर हुआ है तो उसे स्टोर करवा लेगा। अब हमारा जो लूप है वो बेसिकली आर पे आएगा। फिर देखेगा आर हमारे अरे के अंदर है, तो वो बेसिकली आर को एज अ की स्टोर करवा लेगा, और उसके पैरेलल उसकी वैल्यू है जो भी वैल्यू के अंदर हम उसकी फ्रीक्वेंसी के कितनी दफा अकर हो रहा है, अभी वो तो वन दफा ही अकर हुआ है तो उसको वहां पे स्टोर करवा लेगा। फिर वो नेक्स्ट टाइम आएगा दोबारा ए पे। अब वो कहेगा कि ए जो है पहले वो दो दफा अकर हुआ था, अब वो थर्ड टाइम भी अकर हो रहा है हमारे पास। तो क्या करेगा, जो यहाँ पे टू था उसको रिमूव करके उसकी वैल्यू को बेसिकली अपडेट कर देगा। अब नेक्स्ट टाइम हमारा लूप जो है वो एम पे आएगा। अब वो देखेगा एम हमारे पास एक करेक्टर है। ठीक है। और फिर उसके पैरेलल उसकी वैल्यू को जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी है उसको स्टोर करवा लेगा। ठीक है। एम हमारे पास एक दफा ही हुआ। तो फिर क्या होगा, हमारा जब लूप खत्म होगा, हमारी जब अरे की लेंथ ही खत्म होगी, तो इस तरह हमारा लूप खत्म हो जाएगा, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी काउंटिंग के अंदर हमारे पास जो अरे है उसकी सारी की सारी करेक्टर्स की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। हमारे पास ए तीन दफा है, एन एक दफा है, जी एक दफा है, आर एक दफा है, और एम भी एक दफा है। इस तरह हमारी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग काम करती है। अगर मैं आपको यहाँ पे कोड लिखाऊं तो उससे आपको ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि किस तरह फ्रीक्वेंसी काउंटिंग का जो एल्गोरिदम है हमारे पास काम कर रहा है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, कि मैं चेक करूँ सबसे आसान तरीका, कि मैं चेक करता हूँ कि जो मेरे पास जो एस है वो टी का एनाग्राम है कि नहीं। मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले लिखता हूँ इफ अपना लेन ऑफ एस इज नॉट
इक्वल टू लेन ऑफ टी। ठीक है, तो मुझे क्या करो, रिटर्न, सॉरी, रिटर्न फॉल्स कर दो। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर लेट से हमारे पास पहले ही कंडीशन ऐसी आई थी है कि उससे पहले क्या चेक करेगा कि जो एस की लेंथ है अगर वो टी के इक्वल है ही नहीं, तो हमें रिटर्न फॉल्स कर देगा पहली ही बारी में। उसके बाद मैं अपना फ्रीक्वेंसी काउंटिंग वाला कोड लिखता हूँ। ठीक है, उसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं दो हैश मैप बना लूंगा। सबसे पहले हैश मैप बनाता हूँ, लेट से मैं डिक्शनरी वन बना लेता हूँ। ठीक है, उसको मैं भी एम्प्टी रहने देता हूँ। और फिर मैं डिक्शनरी टू बना लेता हूँ, उसको भी मैं भी एम्प्टी रहने देता हूँ। फिर मैं क्या करता हूँ, अपनी जो डिक्शनरी वन है ना, ठीक है, मैं अपना जो पहला अरे है एस, उसके ऊपर मैं लूप चलाता हूँ। ठीक है, लेट से मैं एस, सॉरी, आई को रन करता हूँ उसके ऊपर। ठीक है, फॉर आई इन एस। और मैं क्या करूंगा, अब मेरे पास एक मैं आपको करके दिखाता हूँ बल्कि, डिक वन, और यहाँ पे मैं आई लिख लेता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू डिक्शनरी वन डॉट गेट, मेरे पास यहाँ पे मेरी आई, ठीक है, और जीरो प्लस वन। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा ना, ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे जो हैश मैप है ना, उसके अंदर मेरे पास जितनी भी अक्रेसेस हो रही है ना, मेरा जो आई है, ठीक, मैंने कहा था मैं आई को अपनी अरे के ऊपर ट्रेवर्स कराऊंगा। ठीक है, अब आई मेरा जो यहाँ पे आएगा ना जब, तो वो दिखेगा ए है मेरा। ठीक है, अब आई के अंदर मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, और उसके पैरेलल उसकी जो है वन वैल्यू वो स्टोर कर लेगा। अब जितनी दफा वो ट्रेवर्स करके उसको ए मिलता जाएगा ना, इस तरह वो अपने जो वैल्यू के अंदर प्लस वन करता जाएगा। ठीक है, इस तरह मैंने जो स्टेटमेंट लिखी है, बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी काउंटिंग की बेस है। ठीक है, इसके थ्रू हम अपनी अरे के अंदर जितने भी करेक्टर रिपीट हो रहे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी को काउंट करते हैं। ठीक है, यस सर हाशमी। सर इसमें जीरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? गेट आई कॉमा जीरो, जो आई तो जो हमें एक करेक्टर पे हो गया, जी जी, लेकिन जीरो जीरो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा जीरो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी को कि कितनी दफा अकर हो रहा है। ठीक है, अगर पहली दफा उससे वो फाउंड करेगा तो उसको वन कर देगा, और जितनी जितनी दफा उसे वो मिलता जाएगा वही वैल्यू, तो उसके अंदर वो प्लस वन ऐड करता जाएगा। तो अगर उसको दूसरी दफा मिल रहा है तो ये जीरो जो है आपका नलिफाई हो जाएगा। देखे ना, हमारे पास डिफॉल्ट जो है उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। ठीक है, डिफॉल्ट हमारे ओके। पास वैल्यू जीरो है। अब जब उसको पहली दफा मिलेगा ना, तो उसकी वैल्यू चेंज होके, यहाँ कोड में तो नहीं लेकिन बैकएंड पे वन हो जाएगी। और जैसे जैसे उसको मिलता जाएगा ना, तो हमारे पास जीरो के अंदर, सॉरी, वन के अंदर हमारे पास वैल्यू ऐड होती जाएंगी, जो कि प्लस वन बार बार लूप चलेगा, हमें रिपीट करके उसकी वैल्यूज के अंदर वन प्लस वन ऐड करता जाएगा। सही। ठीक है, अब इसके अलावा, अब ये मैंने क्या किया, मैंने जो मेरे पास पहली एरे है ना मेरे पास एस, उसकी मैंने फ्रीक्वेंसी काउंटिंग कर ली। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास मैं दोबारा से लूप लगाऊंगा, और मैं अपनी जो टी है ना, उसके ऊपर मैं उसकी फ्रीक्वेंसी काउंटिंग करूंगा। जो मेरे पास टी अरे है ना, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो मेरे पास एस अरे है उसको मैंने अपनी डिक्शनरी वन के अंदर स्टोर करवा लिया। ठीक है, सर एक चीज मुझे पूछनी है, जो जी जी हमारे सर। पास इसमें लेंथ सेम है बिल्कुल, तो हम लोग इसको एक ही लूप में क्यों नहीं वर्कआउट कर लेते? अगर हम उसको एक ही लूप, आप उसको मजीद इलेबोरेट कर सकते हैं, किस तरह से कह रहे हैं मतलब आप? जैसे हम लोगों ने इसको डिक्शनरी आई को, डिक्शनरी वन के अंदर एस को, अ, ओ, ये नहीं सही है। वो हम लोग अगर रेंज करके लेंथ लेंथ की उस पर चलते तो हमारे पास वहां से वो हो जाता एक लूप में। एग्जैक्टली exactly, बिल्कुल। ठीक है, अब हम अपना जो मैंने क्या किया कि जो मेरे पास पहली अरे थी ना, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैंने डिक्शनरी वन के अंदर सेव कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी टी के ऊपर अरे चलाता हूँ, और उसको टी की जो फ्रीक्वेंसी होगी ना, जो टी अरे स्ट्रिंग है हमारे पास, उसकी फ्रीक्वेंसी को मैं अपनी डिक्शनरी टू के अंदर स्टोर करूंगा। और मेरे पास जो जिस वेरिएबल को मैं लूप लूप ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका नाम लिखूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डिक्शनरी टू डॉट गेट, जो मैंने पहले फंक्शन यूज किया था, उसके अंदर मैं यहाँ पे लिखूंगा आई जीरो, उसके जो फ्रीक्वेंसी होगी, और साथ से जैसे जैसे हमें वो मिलता जाएगा हम उसकी फ्रीक्वेंसी को ऐड करते जाएंगे। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे जो मैंने इतना लिखा है ना, इसके अंदर हमारे पास क्या हो रहा है कि मैंने इन दोनों अरेज की फ्रीक्वेंसी को काउंट कर लिया। ठीक है, अब एट द एंड में क्या करूंगा कि मैं बेसिकली यहाँ पे लिखूंगा रिटर्न डिक्शनरी वन इज इक्वल टू डिक्शनरी टू, और मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो आपका ये कोड बेसिकली रन हो गया, इसके सारे 53 आउट ऑफ 53 टेस्ट केसेस बेसिकली यहाँ पे पास हो गए। ठीक है, अब अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे हो क्या रहा है, आप लोग एक चीज से कंफ्यूज होंगे कि मैंने यहाँ पे रिटर्न डिक्शनरी वन इज इक्वल टू डिक्शनरी टू किया, तो उसमें मुझे ट्रू कैसे दे दिया, ट्रू या फॉल्स फॉल्स कैसे दे रहा है।
जो मेरे पास डिक्शनरी वन बाय डिफॉल्ट ऐसा होता है कि मेरे पास डिक्शनरी वन डिक्शनरी टू के इक्वल नहीं होगी ना, तो हमें ऑटोमेटिकली फॉल्स रिटर्न कर देगा। और अगर हमारे पास डिक्शनरी वन डिक्शनरी टू के इक्वल होगी तो ऑटोमेटिकली हमें ट्रू रिटर्न कर देगा। जी सर आजमी। नहीं सर, ये पहले का था, ये मैं इसको लो कर ठीक रहा है, हूँ। इट्स ओके इट्स ओके। अच्छा, अब मैं अगर आपको यहाँ पे थोड़ा सा ड्राई रन करके समझाऊं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। मैंने सबसे पहले क्या किया कि मैंने अपनी जो एस अरे है उसके ऊपर मैंने अपना लूप चलाया, ठीक है। अब जो मेरा लूप चलेगा सबसे पहले इस फंक्शन के थ्रू तो क्या करेगा, अपने जो हैश मैप है ना जो कि डिक्शनरी वन है उसके अंदर मेरी जो एस है अरे उसकी फ्रीक्वेंसी उसको काउंट करता जाएगा। सबसे पहले मेरा आई यहाँ पे आएगा, उससे ए मिलेगा। अब वो डिक्शनरी के अंदर बेसिकली ए के पैरेलल वन वैल्यू लिख देगा, ठीक है। इस तरह उसे एन मिलेगा, एन के पैरेलल वन वैल्यू लिख देगा। फिर दोबारा जब उसे ए मिलेगा ना तो क्या करेगा, बैक दोबारा से पीछे जाके ए की जो वैल्यू उसको चेंज करके टू कर देगा। और इस तरह फिर मुझे उसे जी मिलेगा, ठीक है। फिर वो यहाँ पे जी के यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिख देगा। यहाँ उसे आर मिलेगा, ठीक है, उसे यहाँ पे आर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। इसके अलावा जब उसे ए मिलेगा ना दोबारा से तो क्या करेगा, दोबारा पीछे जाके वो ए की जो वैल्यू है टू उसे चेंज कर देगा, प्लस वन कर देगा। बेसिकली इस फंक्शन के थ्रू हम उसकी फ्रीक्वेंसी को मजीद प्लस कर रहे हैं। फिर जब उसे एम मिलेगा ना तो वो एम को उसकी फ्रीक्वेंसी साथ प्लस करके लिख देगा, ठीक है। और इसी तरह क्या होगा कि सेम डिक्शनरी वन के अंदर मैंने ये अपनी जो हैश मैप है बेसिकली डिक्शनरी वन के अंदर स्टोर करवा लिया। और जब मेरा जो टी है, ठीक है, उसके ऊपर मैं अब लूप चलाऊंगा। अब जब मैं टी के ऊपर लूप चलाऊंगा ना फिर मैं क्या करूंगा कि लूप चला के उसकी जो टी के अंदर जो भी हमारे पास स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स हैं जो रिपीट हो रहे हैं उनकी मैं फ्रीक्वेंसी को काउंट करूंगा। अब जो बेसिकली यहाँ पे हुआ है ना, ठीक है, सेम टू सेम जो यहाँ पे हुआ है वही इस अरे के साथ होगा जो हमारे पास टी अरे है, ठीक है। यहाँ पे भी सेम वही काम होगा कि उसकी जो फ्रीक्वेंसी काउंट करता रहेगा साथ साथ। और फिर क्या होगा, हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी जो काउंट होगी तो डिक्शनरी टू के अंदर भी हमारे पास सेम जो मेरे पास ये डाटा था सेम टू सेम वो भी इसके अंदर आ जाएगा। और एट द एंड क्या होगा, मैं अपनी डिक्शनरी वन को डिक्शनरी टू के साथ कंपेयर करूंगा। अगर वो दोनों इक्वल होंगी आपस में, मेरे पास यहाँ पे ए की अगर वैल्यू तीन है, एन की वन है, ठीक है, जी की वन है, आर की वन है, एम की वन, मैं उसे कंपेयर करूंगा आपस में तो वो भी ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे सेकंड एग्जांपल लूँ तो यहाँ पे देखें कि अगर मैं इसको लूप ओवर करवाता हूँ अपने एस के ऊपर तो मेरे पास आर का जो फ्रीक्वेंसी है वो वन है, ठीक है। ए की फ्रीक्वेंसी है वो मेरे पास वो भी वन है और टी की फ्रीक्वेंसी भी वन है, ठीक है। अब मैं अपने टी के ऊपर लूप ओवर करवाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सबसे पहले सी की फ्रीक्वेंसी जो है वो वन है, ठीक है। और ए की फ्रीक्वेंसी भी वन है, ठीक है। और मेरे पास जो आर है उसकी फ्रीक्वेंसी भी वन है। अब जब मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा ना तो मैं देखूंगा मेरे पास ए तो चलो उसकी फ्रीक्वेंसी वन है, इक्वल हो गया, ठीक है। उसके अलावा आर की फ्रीक्वेंसी भी वन है, वो भी इक्वल हो गया। लेकिन जब मैं टी और सी को कंपेयर करूंगा तो ये तो आपस में इक्वल ही नहीं है, तो मुझे फॉल्स रिटर्न हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन था वैलिड एनाग्राम का, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई भी बेसिक कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चन है तो देन